अखिलेश राय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। अखिलेश, दोपहर 3 बजे का वक्त होगा जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की होने वाली है। बिल्कुल, और जम्मू कश्मीर को लेकर के चुनाव का ऐलान भी होगा और ये देखना होगा कि कितने चरण में जम्मू कश्मीर में चुनाव होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हम आपको बता दें कि जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी और उसको सुप्रीम कोर्ट ने सही माना था, उसी समय अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 30 सितंबर तक की डेडलाइन दी थी कि 30 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में चुनाव करा लिए जाए। तो एक आदेश पहले से ही देश की सबसे बड़ी अदालत का पड़ा हुआ था। उसके बावजूद आपने देखा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी मुख्य चुनाव आयोग ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं, हमने प्रिपरेशन कर रखी है। और अभी पिछले हफ्ते वहां पे पूरा इलेक्शन कमीशन के जो भी इलेक्शन कमिश्नर थे वहां पे गए और जम्मू कश्मीर की सभी अधिकारियों से या फिर वहां की सरकार से, वहां के उपराज्यपाल से मिलकर बैठक की और ये सारी प्रशासनिक स्तर पर जितने भी देखना था उनको भी तैयारियां हैं कि नहीं उसका जायजा लिया। उसके बाद ही से ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि अब जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा और तारीखों की घोषणा हो जाएगी और आज 3 बजे इसकी घोषणा होगी। देखना होगा कितने चरण में होता है, क्योंकि बार बार ये भी सवाल उठाया जा रहा था कि वहां इस बीच जो है आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं। लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि लोकसभा चुनाव के दौरान लोगों ने जम्मू कश्मीर में बाहर निकलकर और रिकॉर्ड मतदान किया, पिछले कई दशक से ज्यादा मतदान जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ, शांतिपूर्ण मतदान हुआ, ये बड़ी बात थी लोकसभा चुनाव के दौरान। इसको देखते हुए जो भी सुरक्षा के मापदंड से उसका जायजा इलेक्शन कमीशन ने ले लिया है और सारी तैयारियां इलेक्शन कमीशन की पूरी हो गई हैं। आज औपचारिक तौर पर यह घोषणा हो जाएगी 3 बजे कि इस तारीख को इतने चरण में चुनाव होंगे और विधानसभा चुनाव की तारीख आज घोषित कर दी जाएगी और आज ही ये भी घोषित कर दिया जाएगा कि आज से वहां पे चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। जम्मू कश्मीर में जो बार बार कहा जा रहा था कि वहां पे चुनाव कराना जरूरी है, वहां की विपक्षी पार्टियां कह रही थी कि राज्य विधानसभा को इतने दिनों तक भंग नहीं रखा जा सकता। तो अब वहां पे राज्य विधानसभा की जो भंग जो अब तक वहां पे राष्ट्रपति शासन था वो अब हट जाएगा लोकसभा विधानसभा चुनाव के बाद और वहां पे एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुरुआत आज से बिल्कुल, यानी कि अब ये देखना होगा कि जम्मू कश्मीर में आखिर विधानसभा चुनाव कब होते हैं और कितने चरणों में होते हैं, वहां पर कैसी व्यवस्थाएं रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी के अमरोहा से ये खबर सामने आई है जहां फायरिंग की हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। बिल्कुल, एक मकान की छत से कुछ लोग ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। तस्वीर आपको दिखाएंगे। एक शख्स हाथों में पिस्टल लेकर सरेआम गोलीबारी कर रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। आजा मार मार बुलाने में आजा आजा मार। देखिए ये शख्स हाथ में पिस्टल लहराते हुए किस तरह से खुलेआम छत पर खड़े होकर फायरिंग कर रहा है। फिलहाल जब ये वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने इस वायरल वीडियो के आधार पर केस दर्ज कर लिया है और तस्वीर आप हैरान कर देने वाली देख ही रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का दौर जारी है। आज इसी कड़ी में एक बार फिर से वहां की सड़कों पर हिंदू समाज के लोग विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरने वाले हैं। खास बात यह है कि आज हिंसा के विरोध में हिंदू समाज की महिलाएं सड़कों पर उतरने वाली हैं। वहां अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के आश्वासन के बाद भी क्यों सड़कों पर उतरने को मजबूर हुई हिंदू महिलाएं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में जुलाई के बाद जिस तरह से राजनीतिक भूचाल आया उसका नतीजा पूरी दुनिया के सामने है। हिंसा की आग में जल रखे बांग्लादेश की तस्वीरें पूरी दुनिया को खून के आंसू रुला रही है। खासकर वहां की अल्पसंख्यक आबादी यानी हिंदुओं के खिलाफ जिस तरह की बर्बरता की जा रही है उसने बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बन जाने पर मोहर लगा दी। बांग्लादेश में कम से कम 59 ऐसे जिले हैं
जहां कट्टरपंथियों ने अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया, उनके घरों पर हमले किए और उन्हें लूटकर उनकी हत्या या उनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया। कुछ महीने पहले तक तरक्की की सीढ़ी चढ़ रखे बांग्लादेश का यह चेहरा वहां की पूर्व पीएम शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद सामने आया। हालांकि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार की कमान संभाल रखे मोहम्मद यूनुस ने हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हमले पर रोक लगाने का दावा भी किया, लेकिन वहां से हिंदुओं को निशाना बनाने की तस्वीरें आने का जो सिलसिला 5 अगस्त से शुरू हुआ, वो आज तक बदस्तूर जारी है। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे एक मां और उससे लिपटा बेटा रोते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन कट्टरपंथियों ने नफरत की आग में मां बेटे के सामने उनका सब कुछ स्वाहा कर दिया। हैरानी यह है कि अल्पसंख्यक आबादी के खिलाफ लगातार इस हद तक की हिंसा हो रही है, लेकिन वहां की अंतरिम सरकार मौन है। वो अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ तो कार्रवाई कर रही है, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर चुप है। जी हाँ, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार कैसे एक तय एजेंडे पर काम कर रही है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बांग्लादेश में पूर्व पीएम शेख हसीना और 9 अन्य के खिलाफ नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप में जांच शुरू करने का फैसला ले लिया, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा में कोई कार्रवाई नहीं की गई। जाहिर है अंतरिम सरकार के मुखिया यूनुस का पूरा फोकस बांग्लादेश की सत्ता पर पकड़ बनाने का है, हिंदुओं की रक्षा पर नहीं। मगर पड़ोसी देश में हिंदुओं पर ढाए जा रहे अत्याचार पर भारत गंभीरता से नजर बनाए हुए है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को आगाह कर दिया है। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले। बेशक इस मुद्दे पर भारत का यह स्टैंड बांग्लादेश में हिंदू आबादी को हिम्मत दे रहा है, जिसके दम पर आज एक बार फिर बांग्लादेश की सड़कों पर हिंदू महिलाएं हिंसा के खिलाफ उतर आई है। जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश में आज महिलाओं का शक्ति मार्च। बांग्लादेश में हिंसा के विरोध में आज सड़क पर उतरेंगी हिंदू महिलाएं। हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के विरोध में महिलाएं प्रदर्शन करेंगी। अल्पसंख्यक आबादी की एकजुटता का संदेश देंगी महिलाएं। आज लाखों की संख्या में सड़कों पर उतरेगा बांग्लादेश का हिंदू समाज। जाहिर है बांग्लादेश में हिंदुओं पर ढाया जा रहा सितम एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। खासकर इसके पीछे पाकिस्तान की कट्टरपंथी ताकतें हैं। लेकिन शायद बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ये भूल गए कि जिस देश ने भी कट्टरता को सराहा है, उसके मुस्तकबिल में बर्बादी भूखमरी ही लिखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जिहादियों का आतंक चरम पर है। खालिदा जिया के रिहा होने के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता शेख हसीना की पार्टी के कार्यकर्ताओं को बर्बरता से उनकी हत्या कर रहे हैं। आवामी लीग के नेताओं ने कई तस्वीरें भी जारी की हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि कैसे बीएनपी के नेता आवामी लीग के नेताओं को बर्बरता से पीट रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से ये हो रहा है बांग्लादेश में।